प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इनका रिवीजन करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने वहाँ से टेस्ट को क्लिक करना है, जो लिंक दिया जाएगा, और वो टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। देखिए, मेरी अब कोशिश ये रहेगी कि आपको हर एक टॉपिक में से हर एक एक्सरसाइज या एक या दो एक्सरसाइज का एक टेस्ट बना के दे दिया जाए, ताकि आपके जितने भी फंडेज हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। उसमें से 15 या 20 क्वेश्चनों का मैं अब आपको हर एक टॉपिक का, मतलब हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज के हम टेस्ट बनाने जा रहे हैं। रिवीजन भी हो जाएगा हमारा साथ के साथ, और हमारे साथ के साथ टेस्ट भी हो जाएंगे, ताकि आपको जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन, और इसमें हम जल्दी जल्दी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए, हम नंबर्स के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या निकालना पूछा गया है? HCF निकालना पूछा गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी दो नंबर हमें दिए हुए, मान लीजिए A और B, और जहां पे A B से बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, बड़े नंबर को जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, B से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक Q मिलता है और एक R मिलता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमेशा ये कहती है कि अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से जब हम भाग करते हैं तो हमें एक तो भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। उनको ये नंबर दिया हुआ है, और A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? BQ प्लस R। A जो है वो दिस इंटू दिस प्लस दिस होगा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और R की कंडीशन क्या होती है? R की कंडीशन ये होती है कि वो 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन B होगा। देखिए, अगर मैं किसी एक एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, भाई हमने क्या किया, 15 को मैं अगर 7 से भाग करता हूँ, 15 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो क्या होता है? 7 दूनी 14, 1 हो गया। मैंने 15 को लिखा 7 इंटू 2 प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं 14 को करता डिवाइड, 14 7 2 जा 14, क्या रिमाइंडर बचता? 0 बचता। हम 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 प्लस का 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भागफल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। अगर मुझे ऐसे ही 16 को लिखना होता, 16 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 2 जा 14, 2 मीन्स 16 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस का 2। यही हो रहा है हमारे पास। वैल्यूज किसी को भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। हम 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा ही बचेगा। एग्जैक्ट 0 भी बच सकता है। अगर 14 है हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। अगर 15 था हमारे पास 1 बचा, 16 है तो 2 बचा। अगर मैं 17 को करता, ये 7 इंटू 2 प्लस का 3 होता। अगर मैं 18 को करता, 7 इंटू 2 प्लस का 4 होता। अगर मैं 19 को करता, 7 इंटू 2 प्लस का 5 होता। अगर मैं 20 करूंगा तो 7 इंटू 2 प्लस का 6, 7 2 जा 14 प्लस 6 20 होता है, 20 हो गया। और अगर आप 21 लेते हैं तो 7 इंटू 3, 21 पूरा डिवाइड हो गया 0, दोबारा से फिर 0। अगर हम 22 लेते हैं 7 इंटू 3 प्लस का 1, फिर 1 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो R की वैल्यू है, ये हमारा R है, ये हमारा R है, ये हमारा B है, और ये हमारा Q है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे R के साथ अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 से भाग कर रहे हो, वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर 7 से छोटा होगा। 6 तक ही आया था, ठीक है। ये है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय। किसी भी नंबर को, यहाँ B की वैल्यू कुछ और हो जाए, अगर मान लीजिए B हमारे पास 5 है, सपोज कीजिए B 5 है, तो R की जो वैल्यू है ना वो कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम, क्योंकि 0 है, 0 के बराबर हो सकता है। 15 को मैंने 5 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल हमारा 0 आ गया। तो कम से कम हमारा 0 हो सकता है, और अधिक से अधिक हमारा क्या हो सकता है? शेषफल 4 हो सकता है। 4 से ज़्यादा होते फिर 0 बन जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है,
अगर हमारे पास कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और b का मान 5 है, तो r की जो वैल्यू है वो कम से कम 0 और अधिक से अधिक क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, अब ये था हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय, बट इससे हमें HCF कैसे निकालना है। अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, चलिए HCF निकालना दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि HCF का क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अगर हमें HCF निकालना है, हमारे पास पहले क्वेश्चन में है जैसे 135 एंड 225, इसमें हमें HCF निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब क्या करेंगे, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 पे जाएगा 135, कितना बचा 090। अब आपने क्या करना है, 135 को यहाँ से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे ले आना है। अब 90 को 135 1 पे गया, कितना बचा 45। जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता तब तक हमने करते रहना है। ये 90 हो गया, 45 2 जा 90 मीन 0। तो हमारे पास जो HCF होगा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, हम कैसे लिख सकते हैं, 225 को 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस का 90। उसके बाद हम 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस का 45 लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 90 है, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस का 0। मीन्स जब 0 आ जाता है और जो डिवाइड कर रहा है वो हमारा क्या आ जाता है, HCF। मीन्स HCF हमारा 135 एंड 225 का कितना हो गया, 45 हो गया। ये HCF निकालने का तरीका है, सिंपल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स में कि किसी भी नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है। वैसे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, अगर हमारे पास जो a है वो BQ प्लस R, अगर कोई 2 नंबर ले रहे हैं हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो Q एंड R ये हमारे पास अद्वितीय मिलेंगे। Q एंड R मतलब सिंगल ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि Q की वैल्यू 5 या 4 ये चेंज होती रहे, अद्वितीय होता है हमारे पास Q एंड R। अब मान लीजिए किसी भी नंबर को किस रूप में लिखा जा सकता है। अगर b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, अगर हम b का मान 5 लें तो a क्या क्या हो सकता है, 5Q R तो एक बार 0 हो सकता है। R की वैल्यू हमारे पास, R की कंडीशन क्या है, वो 0 से बड़ी या 5 से क्या होगी, छोटी होगी। R की वैल्यू 0 होगी तो ये 5Q, फिर 5Q प्लस 1 अगर R की वैल्यू 1 हो, या फिर 5Q प्लस 2 होगा, 5Q प्लस 3 होगा एंड 5Q प्लस 4 होगा। अगर यहाँ पे b का मान बदल दीजिए आप, b का मान अगर मान लो मैं 2 रख दूँ, अगर 2 रख दूँ तो फिर a का मान क्या हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा 2Q, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है 2Q प्लस 1 हो सकता है। इस रूप में लिखा जा सकता है, हर एक नंबर को लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए b मेरे पास क्या हो, 6 हो, तो a को कैसे लिखा जा सकता है, 6Q प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, फिर 6Q प्लस 1 हो गया, 6Q प्लस 2 हो गया, 6Q प्लस 3 हो गया, 6Q प्लस 4 हो गया एंड 6Q प्लस 5 हो गया। 6 नहीं हो सकता, R की वैल्यू या तो 0 हो गया, मैक्सिमम हमारे पास कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, 5 हो सकती है। अब कई बार आपको ये कह देते हैं, इसमें हमारे पास किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में b की वैल्यू 5 लेके 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में 7, 8, 9 आप कोई भी ले सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से मतलब किसी नंबर को हम सम संख्या के रूप में किस रूप में लिख सकते हैं, 6Q प्लस 2 एंड 6Q प्लस 4 दिखाइए। अब ये हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो ये सम संख्या में आएगा, मतलब इवन नंबर्स में आएगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से देखें तो 2 कॉमन होके ये बना 3Q प्लस 1। अगर ये 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणज है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सम संख्या होगी। ऐसे ही हमारे पास ये इनमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3Q प्लस का 2 बचेगा, ये भी हमारे पास क्या है, सम। तो यहाँ से ये वाली और ये वाली हम कैसे लिख सकते हैं,
सम संख्या लिखते हैं। अब सम संख्या के आगे उसमें कुछ एक ऐड करेंगे तो वो विषम हो जाएगी। तो विषम हमारे पास ओड नंबर एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपसे ये पूछा जाता है, आपके पेपरों में यही पूछा जाता है कि किसी भी नंबर को अगर सम संख्या में लिखना है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, दर्शाइए। या ये कह दे कि विषम संख्या के रूप में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दर्शाइए। या अकेला इसमें अगर मान लीजिए इस 2 वाले में पूछे तो 2 क्यों, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा और ये हमारा किस में हो जाएगा, विषम संख्या के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मी कॉन्टिजेंट वाला जो सेना के सिपाही उसके पीछे मार्च करते हैं बैंड वाले, उसमें तो वो हमने किससे करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपने हमारे पास है 616 और 32, 616 मेंबर्स और 616 सिपाही हैं हमारे पास, 32 बैंड के मेंबर्स हैं, उनके पीछे चलेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका क्या करना है, HCF निकालना है। बड़ा ही सिंपल, हम एक्सरसाइज के सारे सम कर चुके हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, 616 और 32 का सिर्फ क्या निकाल देना है, HCF निकालना हम सीख ही चुके हैं। अभी पीछे मैंने अभी बताया आपको HCF कैसे निकालना है। 616 को पहले 32 से भाग करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आगे। चलिए, कहेंगे कि सर बताया नहीं आपने, वैसे बातों बातों में कर दिया। 32 से करते हैं तो हमारे पास 32 से कम 32 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, हमारे पास 29 हो गया। देखिए ध्यान दें, यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, 32 को यहाँ पे ले आते हैं। भाई अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है हमारे पास से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 8 पे जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, ये हो गया। अब बचा 8। 32 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो 8 चौके 32, तो इनका HCF कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा उसमें आंसर है कि वहाँ पे कितने स्तंभ बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे, 8 के पीछे पीछे वो मार्च करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में जो है क्वेश्चन, हमारे एक्सरसाइज 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। ये तो हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो हमारा हो गया, इसको तो हम रब कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंड, देखिए पहले तो हमें अभाज्य का ही पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग होती हैं। 1 से सारी संख्या भाग होती हैं, दुनिया की सारी संख्याएं भाग होती हैं 1 से, लेकिन जिनमें सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग होने की अक्षमता हो, योग्यता हो, बस वही होने चाहिए, वही हमारे पास क्या है, अभाज्य हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन, बहुत सारे। मैंने बताया था 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं, 1 से लेके 100 तक 25 होती हैं। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हमारी एक्सरसाइज 1.2 में है। एक्सरसाइज 1.2, इसमें हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारे पास क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे अगर हम 6 की बात करें, 6 क्या होगा, 2 गुणा में 3 हो गया। 6 हमारे पास भाज्य संख्या है, 2, 3 हमारे पास क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड, और ये अद्वितीय है। देखिए 2 गुणा में 3 या 3 गुणा में 2 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और अभाज्य संख्या के साथ इसकी गुणा हो जाए, 5 गुणा में कुछ ऐसा आ जाए कि 6 हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हमारा अद्वितीय ही मिलता है। अब हमने कहा कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारे पास एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि इनके प्राइम फैक्टर्स बताओ।
ये 2 नंबर में कई बार आ चुका है। प्राइम फैक्टर्स एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास 156 है। 156 सबसे पहले छोटे से भाग करके देखते हैं हम। 2 से भाग हो रहा है, 2 से हो गया 78 हो गया, फिर 2 से भाग हो रहा है, ये क्या हो गया 39 हो गया, फिर 3 से भाग हो रहा है, ये कितना हो गया 13 हो गया, फिर 13 से भाग हो गया 13 ही। तो 156 को हमने कैसे लिख दिया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 हो गया ना अभाज्य। ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो आप ये पहले कर चुके हैं और बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से हमें HCF और LCM निकालना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं हम। कोई भी संख्या हम 2 ले लेते हैं और वहाँ से हमें इनका HCF और LCM हम निकालते हैं। संख्या हमारे पास मान लीजिए कौन सी ले हम 26 और 91 यही ले लेते हैं। 26 और 91 ये हमारे पास 2 संख्या है। हम इनका एक तो महत्तम समापवर्तक मसव और एक इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं, HCF और LCM निकालना चाहते हैं। ठीक है, इनसे अब क्या करेंगे हम, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये क्या होगा 2 से भाग किया 13, 13 से कट गया 1 आ गया, बस ये कट गया। यहाँ पे ये किससे भाग हो रहा है 3 से कटा 3 से नहीं सॉरी 7 से कटेगा, 3 पे नहीं जा रहा, 9 और 1 10, 3 के उसमें नहीं आ रहा, 7 से काटेंगे तो कितना हो गया 13, 13 से काटा 1 हो गया। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 13 लिख सकते हैं। 91 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 गुणा में 13 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको HCF या MSV कैसे निकालते हैं। इनमें से जो भी कॉमन होगा इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, तो मेरा यहाँ पे HCF कितना हो गया 13 हो गया। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं LCM की, LCM जो HCF है पहले तो HCF निकाल दो जो भी है, उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी बचा 2 नंबरों में उनको गुणा कर दीजिए ऐसे 2 और 7 से और गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 182। कितना हो गया 182। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि भैया HCF और LCM होते क्या है। वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। HCF वो है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी, हमारे पास 2 नंबर हैं 26 और 91, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को, इन दी हुई संख्याओं को पूरा डिवाइड करे, पूरा भाग करे। अब हमारे पास यहाँ पे 1 भी है और 1 और 13 ही है यहाँ पे, तो बड़ा हमारे पास और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 13 हमारे पास इनका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं LCM की, कोई और संख्या लूँ मैं, मान लीजिए 24 और 36 है, 24 और 36 इनको कौन सी भाग कर रही है, इसको 1 भी भाग कर रही है, 2 भी, दोनों को 2 भी भाग कर रही है, 3 भी भाग कर रही है, 4 भी भाग कर रही है, उसके बाद 6 भी भाग कर रही है, उसके बाद 8 इसको भाग कर रही है, इसको नहीं है। ठीक है, 9 इसको भाग कर रही है, इसको नहीं कर रही है। फिर उसके बाद 12 दूनी 24, 12 तिया 36, उसके बाद दोनों को, इन दोनों को भाग करने वाली ये सारी की सारी संख्याएं बड़ी से बड़ी कौन सी है, बड़ी से बड़ी हमारी कौन सी है 12। समझ में आ गया। आपको HCF में प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा भाग करे वो हमारा HCF होती है। LCM क्या होती है, LCM वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, अब की बार ये संख्याएं नीचे आ जाएंगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये संख्याएं पूरा भाग करें। अब हमारे को यहाँ पे मिलता है 72 मिलता है, 144 मिलता है, फिर 216 मिलता है, 288 मिलता है, एंड सोन मिलता है, और तो बहुत सारे हैं, आप एंड निकाल ही नहीं सकते। कोई भी लोगे उसमें एक 72 और जोड़ दीजिए, अगली संख्या आ जाएगी। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी मिली भाई हमें, छोटी से छोटी संख्या 72 मिली। तो इनका जो LCM होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 हो गया, इसका क्या LCM हो गया। HCF इसका कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, HCF 12। अब यहाँ पे भी हमने HCF और LCM इनके गुणखंडों से निकालना सिखा दिया। HCF के कंसेप्ट में भी आपको पता चल गया होगा। अब एक चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पीछे चल भी रहा था कि ये मेथड गलत करवाया जा रहा है। देखिए, अगर हमें 3 संख्याएं हों, सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड से हमें HCF और LCM निकालना आ जाए, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं। देखिए, मैं कोई 3 संख्या ले लेता हूँ, अपनी तरफ से ले लेते हैं। मान लीजिए हमने
एक 18 ले ली और एक हमने 24 ले ली और एक हमने कितनी ले ली, चलो 36 ले लो। यही 3 संख्याएं ले लेते हैं हम, 18, 24 और 36। जो गलती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 18 है, डिवाइड करेंगे हम, 9 से किया, फिर 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया भाई। 18 को लिख दिया भाई मैंने 2 गुणा में 3 गुणा में 3 हो गया। उसके बाद 24 के जब हमने गुणनखंड किए तो 2 से काटा भाई 12 हो गया, 2 से काटोगे 6 हो गया, 2 से काटोगे भाई 3 हो गया, 3 से काटोगे 1 हो गया। तो 24 को जब हमने लिखा यह आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 हो गया। और उसके बाद जब हम 36 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटोगे 18 हो गया, 2 से काटा हमने 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। तो 36 जो आया वो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे HCF है, बड़ा आसान है, पहले की तरह हमने कॉमन लेना है। यहाँ पे मुझे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, तीनों में 2 मिल गया, 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 3 मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया, इधर और इधर मिल गया हमें, तो इन सब की जगह मैंने क्या ले लिया, एक 3 मिल गया। लेकिन जब हम आगे देखते हैं ये 3 यहाँ पे तो है, बाकी इसमें नहीं है, फिर तीनों में होना चाहिए। इसमें तो है 2 में, लेकिन इसमें भी और इसमें भी होता तब जाके कॉमन आता। अब कॉमन नहीं है तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 6। हमारा महत्तम समापवर्तक 6 बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को क्या करता है, पूरा पूरा भाग करता है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, LCM में। जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तब हम गड़बड़ करते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, HCF एज इट इज लिख लो, लिख लिया जी हमने HCF वाली संख्याएं छोड़ देना है। फिर क्या है, हमने पिछले में तो जो बचे थे सारे लिख लेने थे, अब की बार ऐसा नहीं है। LCM में अगर यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3 है, ये 3 मिला और ये 3 मिला, इनमें से भी आपने क्या लेना, 1 लेना है। पहले हमने सिर्फ 2 संख्याओं में तो जो बच गया था हमने, ठीक है, उसमें से ले लेना, सारी संख्याएं ले लेनी है। लेकिन यहाँ पे ये 3 और ये 3, इन दोनों में से सिर्फ एक 3 लेना बच्चे, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है दोनों में से। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और इसमें एक 2 मिला, इसमें इनमें से हमने सिर्फ क्या लेना है, 1 2 लेना है। अब जो बच गया, क्योंकि और कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है और तो कोई बचा नहीं, ये जो बच गया इसको फिर अलग से ले लेना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, सिर्फ 6 लिख के उसके बाद ये भी 3 लिख दिया, ये 2 भी लिख दिया, ये 2 भी लिख दिया, ये 2 भी लिख दिया और ये 3 भी लिख दिया, सारी की सारी वैल्यू लिख देते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, वो हमारा LCM नहीं होता। तो 6 × 18 दूनी 36 दूनी 72, इनका LCM कितना होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपका डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डाउट आया था तभी मैंने ये आपका रिवीजन में ये डाउट क्लियर किया है। अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, हम HCF LCM निकालना सीख चुके हैं। HCF आ चुका है भाई, कई बार आता है। HCF से रिलेटेड 1 मार्क्स में तो बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि हमारे पास जो HCF होगा ना, HCF हमेशा LCM से क्या होता है, या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कभी भी HCF LCM से बड़ा नहीं हो सकता। HCF हमेशा LCM से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमने किया था 26 और 91 का, 26 और 91 का हमारा HCF कितना आया था, हमारे पास कितना आया था, 13 आया था। और LCM हमारा कितना आया था, LCM बना था हमारा, कितना बना था, 182 बना था। ठीक है, अगर हमारे पास 2 संख्याएं बराबर आ जाएं, अगर हमारे पास 2 संख्याएं बराबर आ जाएं, देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग के लिए नहीं बोला, अगर अलग अलग हैं तब तो हमेशा ही हमारे पास, अगर दोनों जो नंबर हैं वो हमारे डिफरेंट नंबर हैं, तब तो सिर्फ एक ही कंडीशन होगी कि HCF इज लेस देन LCM, 2 कंडीशन। लेकिन अगर संख्याएं बराबर हैं तो उनका HCF और LCM क्या होगा, बराबर होगा। ये किसके लिए बताया मैंने, अगर संख्याएं बराबर हों। अदरवाइज हमेशा HCF जो है वो LCM से क्या होता है, छोटा ही रहेगा, LCM से छोटा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए HCF जो है वो LCM से क्या है, छोटा है। अगर दोनों संख्याएं, जैसे अगर हम 26 और 26 लेते तो इनका HCF भी 26 होता और LCM भी कितना हो जाता, 26। ये सिर्फ किस कंडीशन में है, व्हेन द नंबर्स आर सेम, जब संख्याएं बराबर है। ठीक है, अब हमने 2 संख्याएं ली थी, एक 24 लिया था और एक 36 लिया था।
इनका हमारे पास HCF कितना आया था, HCF था हमारा 12 था, और हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम था हमारा 72। HCF 12 था, एलसीएम 72 था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, कि फर्स्ट नंबर को जब हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। HCF इंटू एलसीएम के मल्टीप्लाई में HCF मेरा कितना था 12 और एलसीएम मेरा 72। यहाँ पे हमारे पास 24 इंटू 36 864 यहाँ पे बनेगा और 864 यहाँ पे बनेगा। तो ये ध्यान में रखें, ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता, आइडेंटिटी बन जाती है। अब चारों में से अगर आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ अगर निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे कह देता कि भैया हमें एक संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, मुझे इनका एलसीएम नहीं पता, अगर हमें ये कह देता, ये तो मैं अब रब कर देता हूँ, मुझे एलसीएम नहीं पता, मेरे पास 2 संख्याएं दी हुई हैं 24 एंड 36, मुझे एलसीएम का नहीं पता, अब मैं एलसीएम निकालना चाहता हूँ, मान लो मैंने ये x मान लिया, ये अगर इक्वल है तो 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, ये x हो गया, 12 से काटोगे 2, 36 72, हमने 72 ही तो लिया था, तो x की वैल्यू एलसीएम हमारा कितना हो गया 72 हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 है, 2 भी है हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये, इसी से रिलेटेड मैंने बताया। थर्ड का भी मैंने आपको बता दिया, थर्ड फोर्थ ये सिंपल ही है। अच्छा, एक बार ये भी आ चुका है कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0, क्या 0 के साथ अंत हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको और मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो ये कहता है कि 6 की पावर n क्या किसी n के लिए कभी 0 पे ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0 पे ख़त्म हो रहा है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे उनमें 2 and 5 जरूर मिलेगा, 2 and 5। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। जो ये 6 की n है वो तो ये 2 into 3 है, 2 into 3, तो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो इट कैन नेवर एंड विद 0, ये कभी भी 0 से ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, यही है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है आपके। अगर मैं एक्सरसाइज के हिसाब से बताऊं, एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 देखिए, इंपॉर्टेंट वैसे तो सारे ही हैं, क्या पता कि बोर्ड में कौन सा आ जाता है, बट हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें जो ज़्यादा बार पूछा गया है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार आ चुका है, एंड थर्ड, ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में ये कई बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 1.2 में इसमें हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये सेवन्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनिया और रवि वाला जो एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना था, सिर्फ एलसीएम निकालना था 7वें में। ठीक है, तो ये था हमारे पास इन दोनों एक्सरसाइज का क्विक रिवीजन था, 1.1 और 1.2 का। बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी समझ में भी आ गया होगा कैसे आपने ये करना है। और इन्हीं से रिलेटेड, सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से रिलेटेड मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और अपने जो क्विज़ है, इन दोनों एक्सरसाइज की जो क्विज़ है उसको अटैम्प्ट करेंगे और अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। वैसे मुझे पता भी चल जाएगा, वो एक्सेल में जो भी करता है बच्चा, उसमें अपने स्कूल का नाम ज़रूर आप लिखें, आपके स्कूल का नाम, आपका नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रिवीजन के साथ फिर कोई ना कोई एक क्विज लेके आते हैं और टेस्ट लेके आएंगे। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।